नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट अब डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो हरियाणा के रिजल्ट आए हैं वो सबको चौंका कर रख दिए। तमाम मीडिया हाउसेज, जितने भी रिपोर्टर, जितने भी जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर, सब इस रिजल्ट को देखकर चौंक गए, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार भी वापसी कर सकती है, और वो भी फुल मेजोरिटी से। तमाम मीडिया चैनलों से लेकर तमाम एग्जिट पोल एजेंसियों में इसी बात की चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस इस बार कितनी सीटें जीत पाएगी, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम। कोई एजेंसी 90 में से 60 दे रहे थे, तो कोई 65, तो कोई 70, कोई 55, यानी कि एवरेज अगर तमाम न्यूज एजेंसी के एग्जिट पोल का निकाला जा रहा था तो भी 55 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही थी, जो बहुमत से ज्यादा थी। लेकिन चुनाव के परिणाम बिल्कुल इसके विपरीत आए। हरियाणा में लगभग 50 सीटें बीजेपी जीती है और कांग्रेस के खाते में 37 सीटें गई है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए, अपने बहुमत से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही। ऐसे में आज हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो इस विधानसभा चुनाव को लेकर उठ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चुनाव के जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए उसके बाद हर पार्टी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठाए वो वाकई में गंभीर है। पवन खेरा ने कहा कि हरियाणा के कई जिला से मेरे पास शिकायतें आई है, कैंडिडेट के द्वारा शिकायतें की गई है, जिसमें पानीपत और भी कई जिला का नाम लिए। वहाँ कैंडिडेट ने वोटिंग की गिनती के समय ये चीज़ देखा कि कई ऐसे ईवीएम थे जिसके बैटरी 99% चार्ज थे। अमूमन देखा जाता है कि नॉर्मल जो एक ईवीएम होता है वो लगभग 50 से 60 या 65% चार्ज रहते हैं, क्योंकि वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद वो स्टोर रूम में रहते हैं, स्टोर रूम में से काउंटिंग के दिन बाहर निकलते हैं, तो ये प्रोसेस में 20 से 30% उसका बैटरी यूज हो चुका रहता है। लेकिन कई ऐसे ईवीएम निकले कई जिला में जहाँ पर उनकी बैटरी 99% चार्ज थी। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह रही कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उनके जब वोटों की गिनती हुई तो वहाँ पर 60 से 70% वोट बीजेपी के खाते में थे। सर क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72, 78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस, हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी हैं। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग बंद है, काउंटिंग अभी बंद करा। यहाँ पर सवाल अब ईवीएम को लेकर उठने लगा है। ईवीएम को लेकर के देश में पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, लगातार अपोजिशन की पार्टी ईवीएम को लेकर के असंतोष जाहिर कर रही है। लगातार ईवीएम को लेकर के अपोजिशन की पार्टी सवाल खड़े कर रही है। यहाँ पर हमें अखिलेश यादव का संसद में वो दिया हुआ बयान याद है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम 37 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जीत कर आए हैं, तो भी हमें ईवीएम पर विश्वास नहीं है। अगर हम लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत के आ जाएंगे तो भी हमें ईवीएम पर विश्वास नहीं होगा। हम ईवीएम से जीत कराकर ईवीएम को हटाएंगे। यानी उनका कहना था कि हम इसी ईवीएम से जीत कराने के बावजूद भी हम ईवीएम को हटाएंगे। हमें ईवीएम पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। और ये सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो देश की अपोजिशन की पार्टी है वो लगातार ईवीएम को हटाने की मांग कर रही है। ये मांग इसलिए भी उठ रही है कि दुनिया के जो तमाम विकसित देश है, डेवलप कंट्री, जहां ईवीएम की पहले शुरुआत हुई थी, वो पुनः फिर लौट कर बैलेट पेपर पर आ गए। वहां ये सब शिकायतें देखने को मिली थी कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। इसी सब शिकायतों और इसी सब असंतोष या असंतुष्टि के कारण वो तमाम जो विकसित देश है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, वो सारे देश फिर से बैलेट पेपर पर आ गए। इसलिए सवाल उठता है कि जब तमाम जो विकसित देश जहां पर ईवीएम की
शुरुआत हुई थी वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए, तो हम क्यों नहीं जा सकते? अगर इसको लेकर के असंतोष बढ़ता है, इसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं, इसको लेकर के लोगों के मन में संशय है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैलेट पेपर पर जाना ही चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र के मुखिया को चुनने का सवाल है। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। अगर जनता, अपोजिशन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को 1% भी इसको लेकर अगर संदेह है, डाउट है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस डाउट को खत्म करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इसके एक्सपर्ट नहीं है, ना हम ईवीएम को हैक करके देखें, ना हमको ईवीएम हैक करने आता है। लेकिन हम ये तो जरूर कहेंगे कि जब दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े विकसित देश जहाँ पर ईवीएम की शुरुआत हुई थी वो फिर पुनः लौट कर बैलेट पेपर पर चले गए, तो फिर हमें भी चले ही जाना चाहिए, क्योंकि लगातार देश की जो अपोजिशन की पार्टी है और देश की कई सारे जनता का विश्वास ईवीएम से उठता जा रहा है। आज जो कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर को जो ईवीएम सौंपे हैं, जिसमें 99% बैटरी चार्ज थी, जिसके बाद ईवीएम को लेकर के फिर से देश में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम के जरिए ही सरकार बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अब ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कदम क्या होगा, क्योंकि पवन खेरा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि हम तथ्यों को, सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, इन सबूतों और तथ्यों को इकट्ठा कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत लेकर जाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर क्या स्टैंड लेते हैं, मतलब क्या पॉलिसी अपनाते हैं, ईवीएम को खत्म करते हैं, जारी रखते हैं, कोई बदलाव करते हैं, कोई नया चेंजिंग करते हैं, इससे जुड़ा कोई भी अपडेट होगा तो हम आपके बीच जरूर लेके आएंगे। ये तो रहा ईवीएम की कहानी। अब रहा कि कांग्रेस से कहां चूक हुई और बीजेपी ने कैसे पलट दी बाजी। सबसे पहले हम बीजेपी की बात करें कि बीजेपी ने कैसे पलट दी बाजी, तो हम आपको बता दें बीजेपी के जो चाणक्य है श्री गृह मंत्री अमित शाह, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो पॉलिसी अपनाए, इस पॉलिसी को पहले भी कई विधानसभा चुनाव में अपना चुके हैं। गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा और अब हरियाणा। गुजरात विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी को सीएम पद से हटा देते 2021 में और वहां भूपेंद्र पटेल को नए सीएम बनाते। 2022 में गुजरात का विधानसभा चुनाव होता है, बीजेपी नए चेहरे के साथ गुजरात में उतरती है और वहां पर अच्छी खासी सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो जाती है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी बीजेपी पूर्व जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पहले से तीर्थ सिंह रावत, उसको हटा देती है चुनाव से। ठीक 1 साल पहले चुनाव 2022 में था, जुलाई 2021 में हटाकर पुष्कर सिंह धामी को वहाँ मुख्यमंत्री बना देते। 2022 में विधानसभा का चुनाव होता है और फिर बीजेपी सत्ता में वापसी कर लेती है। इसके अलावा त्रिपुरा भी एक एग्जाम्पल है। त्रिपुरा में 2023 में फरवरी महीना में चुनाव होने वाला था, उससे पहले मई 2022 में त्रिपुरा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे विप्लव देव, उसको हटाकर मनिक शाह को वहां मुख्यमंत्री बनाते हैं और जब चुनाव होता है 2023 में तो बीजेपी वहां सत्ता में वापसी कर लेती है। यही दाव हरियाणा में भी बीजेपी चलती है। मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उसे चुनाव से पहले, चुनाव मतलब अक्टूबर में हुआ, मार्च महीने में ही उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी बनाते हैं और हरियाणा का जो चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरा पर ही बीजेपी लड़ती है। बीजेपी का ये फार्मूला वहां काम किया, यानी कि मनोहर लाल खट्टर से जनता काफी नाराज थी, काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी के खिलाफ लोग काफी ज्यादा नाराज थे, खुलकर सड़कों पर लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। लेकिन नायब सिंह सैनी को जो बीजेपी ने एक नया चेहरा दिया, इसका फायदा बीजेपी को मिला। तो ये गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति के कारण ही बताया जा रहा है कि हरियाणा को बीजेपी ने फतह किया। हरियाणा का चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था, अगर हरियाणा का चुनाव जैसा उम्मीद जताई जा रही थी, तमाम एग्जिट पोल में जो दावे किया जा रहे थे उसके मुताबिक आता, तो इसका इम्पैक्ट झारखंड, महाराष्ट्र और आने वाले दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिलता। लेकिन अब जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में है, तो फिर जो मोदी मैजिक गिर रहा था उसका ग्राफ फिर से हमें खड़ा होता दिखेगा। अब फिर से बीजेपी के अंदर जान आनी दिखना शुरू हो गई है। कल के बाद से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हो या जेपी नड्डा का बयान हो या फिर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता का संवाद, सब में देखिए एक नया चेंज फिर से देखने को मिला है और फिर से हमें झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली में मोदी मैजिक जैसी बात सुनने को मिल सकती है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।